नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि प्रदेश सरकार ने 33 साल पुराना आदेश रद्द करते हुए वक्फ में दर्ज सरकारी जमीन का परीक्षण कराने का आदेश दे दिया है। अगर कोई सार्वजनिक जमीन वक्फ संपत्ति में दर्ज कर ली गई थी तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और वो राजस्व विभाग में मूल स्वरूप में दर्ज की जाएगी। सरकार के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ अनुभाग के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस तरह के सभी भूखंडों की सूचना 1 महीने के अंदर मांगी है। साथ ही अभिलेखों को भी दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। दरअसल 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, उसर या फिर भूमि का इस्तेमाल वक्फ मसलन कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह के रूप में किया जा रहा हो तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया जाएगा और इसके बाद उसका समेकन किया जाएगा। रायबरेली में बारिश के चलते एक और मकान गिर गया। यहाँ आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी अलग अलग स्थानों पर 2 जगह मकान गिरे थे और ताजा मामला बछरवा थाना क्षेत्र से सामने आया है। शेखपुर समोधा गांव में यहाँ पर एक मकान गिर गया है, जहां एक बुजुर्ग महिला किशुना अपने बेटे श्रीराम के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि मकान पुराना होने के चलते उसकी छत भरभरा कर गिर गई। छत के मलबे में दबकर बुजुर्ग मंजिला गंभीर रूप से घायल हो गई है महिला। और आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से इस महिला को मलबे से बाहर निकाला गया। बताया ये भी जा रहा है कि ये उस समय हुआ जब उसका बेटा श्रीराम पानी लेने के लिए बाहर निकला था, इसीलिए वो बच गया। उधर सूचना पाकर मौके पर तहसील प्रशासन और पुलिस भी पहुंची है। तहसील प्रशासन ने बुजुर्ग के बेहतर इलाज का निर्देश देते हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। जी, शेखपुर समोदा की है पेशेंट। क्या ज़्यादा दिक्कतें हैं? उपचार के बाद जिला अस्पताल रायबरेली पुलिस ने सर में चोट थी, हाथ पैरों में चोट थी, एज ज़्यादा थी। ये कितनी उम्र रही होगी लगभग? 90। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई है। ये विवाहिता अपने मायके आई हुई थी और प्रशासन ने दैवीय आपदा के दौरान मानव मृत्यु पर दिए जाने वाले 4 लाख रुपए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामला है डलमऊ तहसील क्षेत्र के लालगंज थाना इलाके का। यहाँ पर आदिलाबाद गांव की रहने वाली बबली, जिसका विवाह पास के ही गांव में कैशलाल से हुआ था, वो फिलहाल अपने मायके में पहुंची थी और आज शाम को ही अचानक से, कल शाम की बात है, जब अचानक बारिश हुई और बबली घर के बाहर फैले हुए कपड़े उतारने गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। बबली की मौत हो गई है मौके पर ही और सूचना पाकर मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया और टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो कौन आपकी लड़की है? हाँ साहब। क्या नाम है उनका? बबली। बबली। क्या कर रही थी वो यहाँ पे? पूरी घटना बताओ। यहाँ पे वो कपड़ा वपड़ा आती थी, हमारे पिताजी रहे, वो कपड़ा को आती थी, नींद में रहे। अच्छा। और वही कपड़ा की आईटने में उसको बिजली गिरी की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी उथल पुथल से भरा रहा। इसी बीच मंगलवार की देर रात से खबर आई है कि यूपी की राजनीति में नए बदलाव के संकेत मिलने लगे। दरअसल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मंगलवार की देर रात को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात लखनऊ में स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई और बीते लंबे वक्त से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमले करते रहे हैं। वहीं बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उनका रुख बीते दिनों से नरम माना जा रहा है। इसी बीच मंगलवार की देर रात को ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। इनके बीच ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है और सुभाषपा प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात की तस्वीरें अरविंद राजभर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। उन्होंने ये तस्वीरें देर रात को करीब 12 बजे के बाद शेयर की है और अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने संबंधित विषय पर चर्चा हुई। अरविंद राजभर ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि समाज हित के मुद्दों पर मुलाकात।
हालांकि इस मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो वहीं प्रकाश राजभर की बात करें तो बुधवार को सुबह वो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका खुलासा कर सकते हैं। और खबर अब सीतापुर से है, जहां पुलिस ने नकली किन्नर के गिरोह का एक भांडाफोड़ किया है। यहाँ किन्नर गिरोह का मुख्य सरगना काजल है और किन्नर काजल के खिलाफ नाबालिग बच्चों का अपहरण कर उन्हें नपुंसक बनाकर भीख मंगवाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और थाना सिंधौली क्षेत्र में काजल नकली किन्नर बनकर एक गिरोह चला रहा था। आरोप है कि रामपुर मथुरा के अरविंद को नपुंसक बनाकर किन्नर बना दिया गया। पीड़ित अरविंद उर्फ मोहिनी किन्नर ने सिंधौली थाने में पिछले साल ही 1 अक्टूबर को तहरीर दी थी। तहरीर में काजल और कथित पति राहुल पर नशीला पदार्थ खिलाकर नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया गया था। अब अरविंद का कहना है कि नपुंसक बनाने के बाद भिक्षावृत्ति का काम करवाया जाता था। तहरीर में यह भी बताया गया है कि काजल किन्नर गरीब बच्चों को बहला फुसला कर लाता था और डॉक्टर से उनसे नपुंसक बनवाता था। अब बच्चों को नपुंसक कर दिए जाने के बाद उनसे भीख मंगवाया जाता था। बता दें आपको कि काजल के खिलाफ मोहल्ला गांधीनगर स्थित आवास पर वेश्यावृत्ति, अवैध शराब और अवैध असलों की बिक्री का भी आरोप है। और अब बढ़ते हैं बरेली की ओर, जहां से खबर है कि थाना इज्जत नगर क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी निवासी सपा पार्षद अकील उर्फ गुड्डू आज पथराव में घायल हो गए हैं। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनसे विवाद किया और इस दौरान माहौल बिगड़ गया और पथराव होना शुरू हुआ। पथराव में पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वही पार्षद के भाई का कहना है कि कई राउंड फायरिंग भी की गई है, तमंचे भी देखे गए और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और दोनों को भर्ती कराया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना इज्जत नगर के ग्राम फरीदपुर चौधरी में एक सूचना प्राप्त हुई दिन के करीब 1 बजे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम गुड्डू मेंबर है, उसके साथ कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की। इस सूचना की जब जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिनमें दोनों पक्षों को काफ़ी चोटें आई हैं। गुड्डू मेंबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि ये खतरे से बाहर है, कोई गंभीर चोट इनको नहीं लगी है और इस मामले में कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम। और चंदौली में बिहार के सासाराम स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई है और मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। दरअसल दिल्ली हावड़ा रेल रूट इस दौरान बाधित हो गया है और आधा दर्जन गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं। दरअसल कुंभाऊ स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है और डीडीओ रेल मंडल का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं, बेपटरी हो गए हैं और मालगाड़ी के साथ जो ये दुर्घटना घटी है इसकी अब जांच की जा रही है। कन्नौज के रुख करेंगे, जहां उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम बाजपेयी ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उनके साथ मिलकर तमाम ग्रामीणों ने छिबरामऊ एसडीएम को ज्ञापन दिया और हनुमान मंदिर के पुजारी का गांव के ही लोग उत्पीड़न कर रहे थे, यह आरोप सामने आया है। मामला है छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव कुंवरपुर बनवारी का। पारी है छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत कन्नौज जनपद में। इसमें गाटा संख्या 67 है जो हरिश्चंद्र के नाम पे दर्ज है और ये जला अभिलेख जले हुए हैं। इसमें गाजा संख्या 66 की लोग थे, उन्होंने इसे मंदिर बना हुआ है 167 नंबर में, उसे दलित पुजारी को भड़काकर वहाँ से भगाया। उसके पश्चात 167 नंबर में कब्जा कर लिया। एसडीएम छिबरामऊ की जानकारी में रहा, संज्ञान में मामला रहा, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि उसकी विधिवत पैमाइश कराई जाए। जो गुंडे दबंग लोगों ने जमीन घेरी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई है। इस स्कॉर्पियो गाड़ी की टकराव की वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं स्कॉर्पियो सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलिक मऊ के पास बने फ्लाईओवर का है। यहाँ देर रात को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है।
और इस टकराने के बाद स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही साथ स्कॉर्पियो सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए गए। घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां एक की हालत काफी गंभीर है और उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। कोई स्कॉर्पियो डिवाइडर पे चढ़ गई जिसमें 2 घायल आए हैं। एक राजेंद्र यादव जिसकी उम्र लगभग 30 साल है और दूसरा भोला यादव 35 साल उम्र है। राजेंद्र यादव को हेड इंजरी है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर्जन को अर्जेंट कॉल लिख दिया गया है और भोला यादव ठीक ठाक कंडीशन में है, उसका प्राथमिक उपचार करके छुट्टी कर दिया जाएगा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग 15 साल के किशोर का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीबीपुर गांव का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में इस किशोर ने आत्महत्या कर ली है। इसकी उम्र 15 साल बताई गई और शव पंखे से लटकता हुआ बरामद किया गया है। बता दें कि ये घटना जब हुई उस समय जो परिजन थे किसी काम से बाहर गए हुए थे और इसी दौरान लड़की की मौत हो गई। इस लड़के की मौत के बाद से ही परिवार में कोहराम मच गया है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाँव में क्या हुआ, हमारा भतीजा जो है शिवकुंजन जो है वो नीचे से लिखा पाया घर में संदिग्ध अवस्था में। क्या लग रहा कैसे उसकी मृत्यु हुई? अब घर पे कोई था नहीं, संदिग्ध अवस्था में जो पंखे में लटका था। कितनी उम्र थी? 14-15 साल की उम्र थी। 14-15 साल। शादी तो हुई नहीं थी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। खबर रायबरेली से है, जहां अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य JS वाजपेयी के औचक निरीक्षण में तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बछरवा CHC और PHC में तैनात तमाम डॉक्टर यहां पर गैर मौजूद पाए गए। बता दें आपको, करीब 35 स्वास्थ्य कर्मी गैर हाजिर मिले हैं। बछरवा CHC निरीक्षण करने के बाद AD हेल्थ पहुंचे शहर के किला बाजार, लेकिन वहां पर भी PHC पर ताला लटका मिला। जबकि इसी में प्रभारी समेत 7 लोग तैनात हैं, लेकिन समय पर न मिलने से उन्होंने सभी 42 लोगों का वेतन रोकते हुए लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि अपर निदेशक औचक निरीक्षण से जहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है, वहीं विभाग में भी हड़कंप का माहौल है। मैं जनपद के भ्रमण पर हूँ और यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि आज कमिश्नर लखनऊ मंडल के द्वारा जिले की विभिन्न विकास और गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। उसके तहत मैंने सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा का निरीक्षण किया। वहाँ पर अधीक्षक के अलावा और तमाम चिकित्सक और कर्मचारी, लगभग 70% कर्मचारी चिकित्सक अनुपस्थित मिले हैं। उसके लिए मैंने एक आदेश कर रहा हूँ कि उनका वेतन बगैर हमारी अनुमति न रद्द किया जाए। और उसके अलावा बछरावा में एक नई बिल्डिंग भी है, पुरानी बिल्डिंग में, तो मैंने सिमर साहब से कहा है कि उसका एक सघन निरीक्षण है, देखने की टीम बना के कि पुराने अस्पताल में चूँकि पानी भरा होता है और पानी आज भी था, मैंने देखा भरा हुआ है, नई बिल्डिंग में समुचित स्थान पर महिला रोग विशेषज्ञ का जो कार्य वहाँ होता है उसको विशेष। और अब रुक करते हैं अयोध्या की ओर, जहां से खबर है कि सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खतरे के निशान से करीब 53 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर पहुंच चुका है और घाटों पर जल पुलिस की भी तैनाती कर दी गई। बोट से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में स्नान करने से रोक रहे हैं लोग। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जल पुलिस के जो जवान हैं मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और लोगों को वहां पर स्नान करने से रोका जा रहा है। सुरक्षा घेरे में ही श्रद्धालुओं से स्नान करने के लिए कहा गया और निवेदन किया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। लोगों की सुरक्षा को लेकर अयोध्या पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तक घुस चुका है। ऐसे में अब अयोध्या का शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है। लगातार डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ गया है और इलाके में बाढ़ के हालात है। और लालगंज तहसील के बरौंधा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ आपको बता दें, जांच के दौरान पता चला है कि प्रभारी प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में भी बायोमेट्रिक मशीन में उनकी उपस्थिति दर्ज होती रही। कॉलेज की प्रभारी प्रिंसिपल रही शशि गोयल
उन्हीं के कॉलेज से अक्सर गायब होने की सूचना उच्च अधिकारियों को मिलती रही है, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल का प्रभार हाई स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया गया। जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के लिए बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति का एक प्रिंट निकाला गया, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस तारीख को शशि गोयल छुट्टी पर रही हैं और रजिस्टर में अनुपस्थित थी, मशीन में वो उपस्थित रही हैं। मामले की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों की टीम गठित की गई, जिसने जांच में पाया है कि कॉलेज का ही एक चपरासी कॉलेज के उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थित था, पर बायोमेट्रिक मशीन में वो अनुपस्थित पाया गया। जांच में ये पाए गए पूरे मामले का खुलासा करते हुए जेडी ने बताया है कि जब बायोमेट्रिक मशीन में कॉलेज के कर्मचारियों के अंगूठे की पहचान की जा रही थी, तब प्रभारी प्रिंसिपल शशि गोयल के द्वारा एक ही कर्मचारी के दोनों हाथ की उंगलियों का उसमें निशान लिया गया और उन दोनों हाथों की उंगलियों को उसमें शामिल किया गया। कहा गया है कि अगर एक हाथ में कोई दिक्कत आती है तो कर्मचारी दूसरे हाथ की उंगली से अपनी उपस्थिति मशीन में दर्ज करा सकता है, पर इस प्रक्रिया में उनके द्वारा अपनी किसी उंगली को चिन्हित नहीं कराया गया। इसकी जगह चपरासी के दोनों हाथों की उंगलियों को चिन्हित करा दिया गया और चपरासी को शशि गोयल ने इस साजिश में शामिल करते हुए उसे समझाया कि अपनी अनुपस्थिति में एक हाथ से उसकी उपस्थिति और दूसरे हाथ से अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराना। वहाँ का मामला यह है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बड़ौदा मिर्जापुर। वहाँ पे एक लेक्चरर थे ज्योति गोयल, पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज भी था और उनके विद्यालय में न जाने की लगातार शिकायत डीआईएस को मिल रही थी। तो डीआईएस ने उस विद्यालय का प्रिंसिपल का काम देखने के लिए हाई स्कूल के हेडमास्टर को चार्ज दे दिया। जब हाई स्कूल के हेडमास्टर ने वह ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया तो शिकायतें आने लगीं कि ये जो टीचर है, लेक्चरर है, वो पढ़ाती नहीं है, रोज़ विद्यालय में आती नहीं, अगर आती है तो लेट से आती है और साइन करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। उसमें अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। जुलाई माह और अगस्त माह का वेतन निकालने के लिए जब वहाँ के इंचार्ज हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने प्रिंट कराया तो उसमें ये पता चला कि ज्योति गोयल लेडीज एब्सेंट चल रही है और बायोमेट्रिक मशीन में उसके अटेंडेंस में प्रेजेंट आ रहा है। मैंने देखा तो नहीं। अच्छा, जुलाई की स्थिति क्या? जुलाई का भी मैंने प्रिंट नहीं निकलवाया था। मैंने अभी तक कोई प्रिंट निकलवाया ही नहीं था। तारीख तो जुलाई की भी निकाली गई होगी ना। मशीन चेक किया गया है। एक मिनट, बायोमेट्रिक की मशीन की जांच अगस्त के बाद क्यों हुई? वेतन तो जुलाई का माह का भी निकलना था ना। जुलाई माह के समय का अटेंडेंस क्यों नहीं निकाला गया? जब प्रभारी प्रधानाचार्य 6 तारीख को यहाँ विद्यालय में ज्वाइन कर चुके थे तो इन्होंने जुलाई के वेतन हेतु उसका प्रिंट क्यों नहीं निकाला? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सब मतलब ये मेरे खिलाफ रची गई साजिश है, चाहे वो किसी ने जानबूझ के की हो या अनजाने में की हो, मेरे खिलाफ एक रची गई साजिश है। मुझे बहुत दिनों से डाउट था, करीब 7-8 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीठ पीछे। और नवरात्र मेले को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्याचल प्रशासनिक भवन में 22 विभागों के साथ बैठक की है। इस बैठक में नवरात्रि मेला तैयारी को लेकर चर्चा की गई। सभी विभाग को 22 सितंबर तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि सभी श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी और बैठक के बाद मंदिर के तरफ आने वाले सभी गलियों का स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल कमियों को सुधारने के लिए कहा गया। विंध्याचल में नवरात्रि मेले को लेकर नगर पालिका ईओ ने वाहन पार्किंग को लेकर बताया है कि 12 वाहन पार्किंग हैं, जिसमें 6 का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वाहन पार्किंग में शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गंगा घाट पर महिला वस्त्रालय और अस्थायी शौचालय होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस घाट पर भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है उसे घाट को प्रतिबंधित किया जाएगा और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को प्रथम वरीयता दी जाएगी। मेला क्षेत्र में 4 खोया पाया केंद्र बनाए जाएंगे और जिला पंचायत अधिकारी ने यह भी बताया है कि 2 मोटर बोट और गोताखोरों की व्यवस्था कर ली गई है। टोटल 9 घाटों पर 36 गोताखोरों को तैनात किया जाएगा और प्रत्येक घाट पर 4-4 गोताखोर लगाए जाएंगे। इसके अलावा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। मेरे द्वारा कल रात से ही लगातार यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है और आज कप्तान साहब के साथ हमने सभी विभागों के साथ बैठक करके सभी तैयारियों का जायजा लिया।
काम हमारा सही चल रहा है। इधर मौसम में बरसात होने की वजह से कहीं कहीं दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, परंतु हमारी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम लोग सब बिल्कुल लगे हुए हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि मेले से पहले हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। देखिए, बरसात होगी, कई सारा हमारा काम है जो सड़क का है, जो उससे प्रभावित है, तो हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं बना रखी है। जहाँ पे ज्यादा पानी वहाँ डस्ट के माध्यम से करेंगे, तो हर हमारी टेक्निकल व्यवस्था भी इन प्लेस है जिससे कहीं कोई समस्या न हो। आपको बता दें कि 22 सितंबर तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पर जीएम खुद पहुंची, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई और तैयारियों का जायजा लिया गया है और जो भी काम पूरे नहीं किए गए हैं उन्हें समय रहते पूरा करने के लिए हिदायत दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा गया है कि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो उनकी प्राथमिकता है और उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए खासतौर पर पार्किंग में शौचालय और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया जो गंगा घाट है उस पर महिला श्रद्धालुओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए वस्त्रालय होने चाहिए। शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश दिए गए और कहा गया है कि जिन भी घाटों पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई उन्हें प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाएगा। और बाकी आपको बता दें कि घाटों के आसपास गोताखोरों को तैनात करने के लिए भी पूरा जायजा लिया गया है और करीब एक घाट पर 4 गोताखोर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर मुस्तैदी के साथ तैनात रहने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और आपको बता दें कि ये पूरी जो तैयारी है नवरात्र मेले को देखते हुए की जा रही है और 22 सितंबर तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। खासतौर पर शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। आपको यहाँ बता दें कि तमाम जिलाधिकारी के साथ यहाँ पर बैठक की गई और प्रदेश में साफ तौर पर योगी सरकार की तरफ से निर्देशित किया जा चुका है कि नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, घाटों पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है जो आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो खबर आ रही है कि राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, बता दें कि हार्ट अटैक के बाद 42 दिन से उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पे थे राजू श्रीवास्तव और एक बड़े हिस्से में था 100% का ब्लॉकेज जिसके कारण उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजू श्रीवास्तव देश के मशहूर कॉमेडियन जिन्होंने अपने हास्य व्यंगों से जनता को हंसाया, आज राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। आपको बता दें कि 42 दिनों से हार्ट अटैक के बाद उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पे थे राजू श्रीवास्तव और इसी दौरान उनका निधन हो गया है। डॉक्टर की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बड़े हिस्से में 100% का ब्लॉकेज था जिसके कारण राजू श्रीवास्तव को बचाया नहीं जा सका है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।